हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्लेम्पशिया को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो इन मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन हमने देखा है कि जब वुमेन के अंदर सीवियर प्री एक्लेम्पशिया होता है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत इंटेंसली हाई हो जाता है, इट इज़ राइजिंग मोर देन और इक्वल टू 160/110 mm ऑफ Hg, और जब प्रोटीन लॉस भी बहुत ज़्यादा होने लगता है तो यही कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब इन्वॉल्व करती है तो ये क्या कॉज करती है, ग्रैंड माल सीजर्स और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। ओके, सो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्लेम्पशिया। तो इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर लें और टाइमली इसे मेडिकेशन से मैनेज करें तो इस कंडीशन को, जो कि बहुत ही वर्स सिचुएशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसे कई हद तक मैनेज किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे वुमेन के अंदर कन्वर्जन्स होता है उसके बाद हम सिचुएशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो कन्वर्जन होने के बाद जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यू ऑल नो कि सबसे कॉमन जो ड्रग प्रेफर की जाती है इस सिचुएशन के अंदर वो कौन सी है, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस और इस ड्रग को कई रेजिमेंट्स के जरिए दिया जाता है। देयर आर वेरियस मेथड्स, जिसमें टू कॉमनली जो रेजिमेंट्स हैं उसे क्या बोलते हैं, वन इज प्रिचार्ड रेजिमेंट एंड द अनदर इज ज़ुस्पान रेजिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन क्या है और इसको किस रूट से दिया जाना चाहिए, व्हाट इज द डोजेस, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन द फीटस, एज वेल एज टॉक्सिसिटी, अगर ये कॉज करता है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, एंड इसका एंटीडोट क्या हो सकता है, और व्हाट विल बी द मोड ऑफ डिलीवरी, इस कंडीशन में डिलीवरी कैसे कंडक्ट की जा सकती है। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो एग्जैक्ट रीजन है इस प्रॉब्लम के अराइज होने का वो क्या है, दैट इज द प्लासेंटा। देयर इज अ डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। ओके, सो द मेन सोर्स क्या है यहाँ पे, प्लासेंटा। तो यहाँ पे जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है कन्वर्जन के अंदर वो क्या है, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। क्योंकि जब डिलीवरी होगी उसके बाद में ही जब प्लासेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा तभी कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से मैनेज, एंड द वुमेन में हैव इन अ रिकवरी स्टेट। ओके, सो यहाँ पे वुमेन जो है वो इजीली रिकवर हो सकती है आफ्टर डिलीवरी ओनली। सो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करना है, वीक ऑफ जेस्टेशन क्या है, राइट, वुमेन की कंडीशन कैसी है, स्टेबल है या नहीं है, फीटल कंडीशन क्या है। ओके, सो दिस ऑल विल डिस्कस इन लेटर। सो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं। कौन सी ड्रग हम प्रेफर कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज द ओनली ड्रग ऑफ चॉइस एंड इम्पॉर्टेंटली ये ड्रग क्या है, दिस इज प्योरली एंटी कन्वल्सेंट। यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती है। ओके, ये जस्ट क्या करती है, सीजर्स को प्रिवेंट करती है। इट इज़ अ प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट फॉर टू स्टॉप दी सीजर्स, नॉट टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। ओके, और उसी के साथ में इस मेडिसिन के यूज से हम डिजीज की प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। ये जस्ट क्या करती है, सीजर्स को स्टॉप करती है। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन क्या होता है? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस। ओके, सो जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेसिवली रिलीज हो रहे हैं और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप। सो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। ओके, लाइक जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं उनके रिलीज को ही क्या करता है, स्टॉप करता है, और वहीं पे मोटर एंड प्लेट पे इसकी सेंसिटिविटी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होंगे और ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं होंगे, इम्पल्सेस रिले नहीं होंगे, ये नर्व ट्रांसमिशन आगे प्रोसीड नहीं होगा। ओके, और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। सो ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और कैल्शियम इन्फ्लक्स, जो कैल्शियम चैनल्स हैं, जैसे जरी कैल्शियम की एंट्री होती है इन द सेल, उसको भी क्या करता है, रोकता है, बिकॉज कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो ये कैल्शियम की एंट्री को भी क्या करता है, रोकता है, राइट। और ये परफेरली क्या करता है, वैसोडाइलेटेशन भी कॉज करता है, लाइक यूट्राइन आर्टरी, सेरेब्रल
ब्लड वेसल्स, इनके अंदर भी क्या कॉज करता है, वैसोडाइलेशन, ताकि जो हाइपोक्सीमिया हो रहा है उसको कई हद तक क्या कर सके, प्रिवेंट, राइट। सो इट इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, इट इज अ न्यूरोप्रोटेक्टर, राइट। और एसिटाइलकोलिन के रिलीज को एज वेल एज उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है, कैल्शियम एंट्री को क्या करता है, स्टॉप करता है, राइट। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम का एक्शन होता है, ओके। नाउ कम टू द रेजिमेंट्स, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसको हम कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रेजिमेन इज प्रिचार्ड रेजिमेन। सो प्रिचार्ड रेजिमेन जो होता है ये आईवी और आईएम इज अ आईएम प्लस आईवी मेथड, जिसमें हम इंट्रामस्कुलरली भी और इंट्रावीनसली भी क्या कर सकते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर। तो सबसे पहले जो कॉमन वाइल फॉर्म में जो मैग्नीशियम सल्फेट अवेलेबल होता है वो किस फॉर्म में है उसको देख लेते हैं। इट इज अवेलेबल इन 1 ग्राम, जो कि 2 ml का वाइल होता है, उसके अंदर 1 ग्राम प्रेजेंट होता है और ये 50% कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अवेलेबल होता है। सो जो कॉमन वाइल यूज किया जाता है जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, 50% कॉन्सेंट्रेशन में, यानी 2 ml के अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट है, 1 ग्राम, ओके। नाउ यहाँ पे प्रिचार्ड रेजिमेन क्या कहता है, IV एज वेल एज IM मेथड। तो सबसे पहले इसमें है लोडिंग डोज। सो लोडिंग डोज के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, लोडिंग डोज के अंदर जो इंट्रावीनसली इस ड्रग को इन्फ्यूज किया जाता है वो कितना डोज होता है, 4 ग्राम, ओके। सो 4 ग्राम इंट्रावीनसली, लेकिन यहाँ पे 4 ग्राम 20% वेट पर वॉल्यूम के हिसाब से हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर, ओके। सो 20% कैसे हम बनाएंगे, 1 ग्राम के अंदर कितना है, 2 ml, सो 20%, और हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 4 ग्राम। सो 4 ग्राम के लिए है 4 ग्राम चाहिए और यहाँ पे कितना है, 1 ग्राम के अंदर 2 ml, तो 4 ग्राम है तो यानी ऑल टुगेदर हमें कितना चाहिए, 8 ml, ओके। सो 8 ml हम मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे और उसके अंदर हम मिक्स करेंगे 12 ml ऑफ NS, नॉर्मल सलाइन। सो नॉर्मल सलाइन को मिक्स करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 20 ml। सो इस 20 ml को हम स्लोली इंट्रावीनसली क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे, राइट। सो ये हम बात कर रहे हैं लोडिंग डोज की इंट्रावीनसली। नाउ इसके अलावा ये है IV। लोडिंग डोज के अंदर दूसरा दिया जाता है, जब साइमल्टेनियसली ये इंट्रावीनसली इन्फ्यूज हो रहा है तो उसी के साथ में हम क्या देंगे, इंट्रामस्कुलरली भी, और इंट्रामस्कुलर हम कितना देंगे, टोटल 10 ग्राम, लेकिन 10 ग्राम के अंदर हम 5 ग्राम 50% कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूज करेंगे। सो ऑलरेडी जैसे कि इस वाइल के अंदर 50% है तो इसे हम फर्दर डिजॉल्व नहीं करेंगे, ओके, वी यूज इट डायरेक्टली। सो इसी 50% मैग्नीशियम सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में 5 ग्राम हम दोनों बटक्स के अंदर इन अपर आउटर क्वाड्रेंट साइट, ओके, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर हम डीप IM 5 ग्राम क्या करेंगे, दोनों बटक के अंदर इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करेंगे, ओके, इन ईच बटक, राइट। सो दिस इज द IM इंट्रामस्कुलर। सो लोडिंग डोज के अंदर है इंट्रावीनसली 4 ग्राम और इंट्रामस्कुलरली 5 ग्राम, बट यहाँ पे 50% कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूज करेंगे और यहाँ पे हम 20% वेट पर वॉल्यूम के हिसाब से इसका सोल्यूशन बनाएंगे एंड देन इसको स्लोली IV क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे, राइट। तो टोटल लोडिंग डोज कितना हो गया है, 10 + 4 14 ग्राम, राइट। नाउ दिस द लोडिंग डोज। अब हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज। सो मेंटेनेंस डोज के लिए अगेन क्या करेंगे, 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 50% कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इन ईच 4 आवरली हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, जो कि डीप इंट्रामस्कुलर होगा, राइट, और इन ऑल्टरनेट बटक। सो हर 4 आवर के अंदर 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करेंगे इन ऑल्टरनेट बटक, राइट। सो दिस इज द मेंटेनेंस डोज ऑफ द प्रिचार्ड रेजिमेन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ओके।
नाउ सपोज अगर मेंटेनेंस डोज से पहले ही अगर वुमेन के अंदर दूसरे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर दिस लोडिंग डोज, सपोज 12 PM को अगर आपने लोडिंग डोज दिया है और अनदर शी इज कन्वर्जिंग एट 1 PM, ओके 1 PM को अगर अनदर कन्वर्जन हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट हाफ दिस IV लोडिंग डोज, जो IV डोज लोडिंग डोज है, ओके उसका जस्ट हाफ डोज हम क्या करेंगे प्रिस्क्राइब, लाइक यहाँ पे कितना है 4, तो कितना हम वापस दे सकते हैं 2 ग्राम, ओके सेम इसी मेथड से हम डिसॉल्व करेंगे, ओके सॉल्यूशन बनाएंगे और इंट्रावेनसली हाफ 2 ग्राम को क्या करेंगे इन्फ्यूज करेंगे। एंड फिर जब अगर 1 PM को आप ये हाफ लोडिंग डोज दे रहे हैं तो उसके बाद से नेक्स्ट आपको 4 आवर को क्या करना है, काउंट करना है। एंड देन यहाँ पे अगर 1 PM के बाद अगर 4 आवर को अगर आप काउंट करते हैं तो यानी 5 PM को नेक्स्ट डोज आप दे सकते हैं, कितना 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली इन 1 बटक, और उसके बाद नेक्स्ट रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 4 आवर इन दी अदर बटक, ओके। सो लाइकवाइज मैनर हम यहाँ पे प्रिचार्ड रेजिमेन को फॉलो करेंगे। सो दिस द प्रिचार्ड रेजिमेन IM प्लस IV मेथड। नाउ दूसरा जो होता है रेजिमेन वो क्या है, ज़ुस्पान रेजिमेन, हियर इट इज। सो ज़ुस्पान रेजिमेन के अंदर प्योरली क्या होता है IV मेथड, दैट इज इंट्रावेस्कुलरली। सो यहाँ पे जो लोडिंग डोज है वो कितना देंगे, लोडिंग डोज 4 to 6 ग्राम, ओके 4 to 6 ग्राम इंट्रावेनसली इन्फ्यूज करेंगे इन 100 ml NS के अंदर, इसको डिजोल्व करेंगे और 15 से 20 मिनट के अंदर इसको स्लोली क्या करेंगे IV इन्फ्यूज करेंगे, ओके। एंड जो मेंटेनेंस डोज है, ओके सो मेंटेनेंस डोज के अंदर 1 to 2 ग्राम, अगेन इसको भी 100 ml NS के अंदर डिजोल्व करेंगे और उसको 1 ग्राम पर आवर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इन्फ्यूज करेंगे। सो दिस द ज़ुस्पान रेजिमेन जो कि प्योरली क्या होता है इंट्रावीनस मेथड, 4 to 6 ग्राम इन 100 ml NS के अंदर डिजोल्व करेंगे और स्लोली करेंगे इन्फ्यूज करेंगे। एंड मेंटेनेंस डोज के अंदर 1 to 2 ग्राम अगेन 100 ml NS के अंदर डिजोल्व करके 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से इसे क्या करेंगे स्लोली इन्फ्यूज। सो दीज आर द 2 रेजिमेंट्स जिसके जरिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी हम मेंटेनेंस डोज की ओर मूव करते हैं हमें यहाँ पे सीरम मैग्नीशियम लेवल को मॉनिटर करना जरूरी है। सो आइडियली जो सीरम मैग्नीशियम लेवल होता है ये कितना होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो दिस दी थेरापेटिक सीरम लेवल। तो यहाँ पे इस थेरापेटिक लेवल को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम वुमेन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो वुमेन की बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएट है या नहीं, या फिर उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों को देखना है। फर्स्ट इज दी पटेलर रिफ्लेक्स, पटेलर रिफ्लेक्स या फिर कह सकते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर कह सकते हैं नी जर्क। सो हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है वो क्या है पटेलर रिफ्लेक्स, यानी जब हम हैमर से पटेलर टेंडन के ऊपर जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा कि इसी रिफ्लेक्स आर के कारण जो क्वाड्रिसेप मसल्स होती है वो क्या हो जाती है स्ट्रेच, जिससे स्लाइट मूवमेंट दिखाई देता है। लेग के अंदर क्या दिखाई देता है मूवमेंट। और अगर इस मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ओके इन द सीरम तो ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है ट्रांसमिशन को क्या करता है ब्लॉक, तो दैट विल कॉज CNS डिप्रेशन। सो ये क्या करता है CNS को डिप्रेस करता है, तो जिसके कारण क्या हो सकता है ये रिफ्लेक्स हमें एब्सेंट दिख सकता है। सो मेंटेनेंस डोज की ओर मूव करने से पहले सबसे पहला क्या देखना जरूरी है कि क्या पटेलर रिफ्लेक्स या डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर नी जर्क जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। उसी तरीके से सेकंड क्या देखना जरूरी है रेस्पिरेटरी रेट ओके, क्योंकि अगेन जो रेस्पिरेशन के लिए जो मसल्स होती हैं जिनके कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण ही वेंटिलेशन होता है, ये भी इस मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के कारण क्या हो सकती हैं उतना इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकती हैं, और उसी कारण क्या हो सकता है देयर विल बी अ हाइपो वेंटिलेशन यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो हमें यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट देखनी है कि 12 to 14 पर मिनट रेस्पिरेशन रेट यूजुअली प्रेजेंट होनी चाहिए।
तो यहाँ पे 12 to 14 ओके पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम नेक्स्ट मेंटेनेंस डोज को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ओके अगर ये नहीं है तो अगेन क्या हो रहा है, इस मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के कारण मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट। एंड थर्ड क्या देखना जरूरी है, यूरिन आउटपुट। सो इस प्रॉब्लम, इस जो डिसऑर्डर है उसके कारण ऑलरेडी ही किडनीज जो ग्लोमेरुलाई है वो क्या हो रही है, डैमेज, जिसके कारण ऑलरेडी फ्लो भी डिक्रीज है और उसके साथ फिल्ट्रेशन रेट भी क्या है, ऑल्टर्ड। सो यहाँ पे यूरिन आउटपुट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो टोटली क्या हो जाता है, इट इज़ टोटली एक्सक्रीटेड आउट बाय द यूरिन। ओके सो किडनीज के जरिए इसका क्लियरेंस कंप्लीटली हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डैमेज है, इस वजह से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन रेट प्रॉपर नहीं है इन दिस एक्लेम्शिया, जिसके कारण हो सकता है यूरिन आउटपुट भी क्या हो, डिक्रीज। सो अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम है और इवन दो इट इज कंप्लीटली स्टॉप और वेरी मिनिमल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीशियम इस यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सीरम के अंदर मैग्नीशियम लेवल हाई रहेगा। सो इसलिए यूरिन आउटपुट देखना जरूरी है कि अगर 30 ml पर आवर या फिर 100 ml इन लास्ट 4 आवर और मोर देन दैट अगर यूरिन है, तो यानी क्या हो रहा है कि टोटल मैग्नीशियम इजीली क्लियर हो सकता है थ्रू द किडनीज। बट अगर इनका लेवल कम है, यूरिन आउटपुट इतना नहीं है जितना एडिक्वेटली रिक्वायर्ड है, तो यानी क्या होगा, मैग्नीशियम का लेवल सीरम के अंदर उतना ही हाई रहेगा, और हाई रहेगा तो दैट विल कॉज द अदर कॉम्प्लिकेशंस। ओके सो नेक्स्ट मेंटेनेंस डोज की ओर मूव करने से पहले, लोडिंग डोज के बाद मेंटेनेंस डोज की ओर मूव करने से पहले हमें क्या असेस करना जरूरी है, सीरम मैग्नीशियम लेवल को असेस करना जरूरी है। और वो हम कैसे असेस कर सकते हैं, यूजुअली थेरापेटिक लेवल कितना है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, बाय द 3 सिम्टम्स, नी जर्क प्रेजेंट, सेकेंड रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 to 14 पर मिनट, and thirdly urine output more than 30 ml per hour or more than 100 ml in last 4 hours. So these are the 3 symptoms, right? So जैसा कि मैंने बताया कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये प्योरली एंटी कन्वल्सेंट है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती हैं, बट एक्लेम्शिया के अंदर भी क्या है, देयर इज अ राइज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि मेजॉरिटी सीवियर प्री एक्लेम्शिया ही प्रोसीड होकर क्या कॉज करता है, एक्लेम्शिया। सो यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करेंगे, सो ब्लड प्रेशर को अगेन मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या एडमिनिस्टर करना होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो क्या है, लैबेटालॉल। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो ये अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं और इसको 20 मिलीग्राम के इनिशियल डोज के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं और हर 10 मिनट के अंदर इसका जो डोज है वो जस्ट डबल कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओके एंड इसको इंट्रावीनसली इसे दिया जा सकता है, इंट्रावीनस इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है एंड मैक्सिमम अप टू 220 मिलीग्राम डोज इन अ सिंगल साइकिल क्या कर सकते हैं, इसे रिपीट कर सकते हैं, राइट। सो हर 20 मिलीग्राम के अंदर लोडिंग डोज के साथ में इसे क्या करना है, 10 मिनट तक इंट्रावेनसली इन्फ्यूज करने के बाद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वी कैन डबल द डोज, राइट, लाइक 20 के बाद हम 40 एंड देन वी कैन गो विद द 80। ओके एंड फिर भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो सेकेंड लाइन ऑफ जो एजेंट है दैट इज हाइड्रोलिजिन। हाइड्रोलिजिन को हम प्रेफर कर सकते हैं और इसको 5 to 10 मिलीग्राम के लोडिंग डोज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हाइड्रोलिजिन को क्वाइटली लैबेटालॉल के कंपैरिजन में लॉन्गर पीरियड तक देते हैं, यानी 20 मिनट। ओके सो इस लोडिंग डोज को हम 20 मिनट तक इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंड अगर फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अगेन आफ्टर 20 मिनट इसका डोज हम क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, राइट। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज द निफेडिपिन। So nifedipine is the calcium channel blocker. Okay, so nifedipine का जो डोज है
ये हम ओरली देते हैं, ओके। बट मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी है, लैबेटालॉल एंड हाइड्रोलिसिन, राइट। सो दीज आर दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि मीन वाइल कन्वर्जन के साथ में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, ओके। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट को हम कितने ड्यूरेशन तक आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, दैट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर वुमेन को कन्वर्जेंस हो रहे हैं, तो जैसे ही लास्ट कन्वर्जन होता है, जो भी लास्ट कन्वर्जन है, उस लास्ट कन्वर्जन से 24 आवर्स तक हम क्या करेंगे, इस ड्रग को कंटिन्यू करेंगे, ओके। एंड सपोज अगर वुमेन की डिलीवरी हो चुकी है, ओके, सपोज इफ द वुमेन डिलीवर्ड, तो डिलीवरी के बाद भी हम एटलीस्ट 24 आवर्स तक क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी लास्ट होता है, सपोज अगर डिलीवरी हो गई तो उसके बाद भी हम 24 आवर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। और सपोज डिलीवरी के बाद अगर वुमेन को कन्वर्जेंस होते हैं ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, तो कन्वर्जन के बाद भी हमें लास्ट 24 आवर्स तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। सो जो भी चीज़ लास्ट में होती है, आइदर डिलीवरी और लास्ट कन्वर्जन, उसके बाद हमें 24 आवर तक क्या करना होता है, मैग्नीशियम सल्फेट को कंटिन्यू करना होता है विद आइदर ऑफ द ड्रग रेजिमेन, राइट। लेकिन अगर हमें ये पता चलता है कि आफ्टर दिस असेसमेंट कि थेराप्यूटिक लेवल से ये राइज हो रहा है, जब हम इन सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को असेस करते हैं, पटेलर रिफ्लेक्स भी एब्सेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट साइन, रेस्पिरेटरी रेट भी ऑल्टर हो रही है, इट इज डिमिनिशिंग, ओके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिख रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, यूरिन आउटपुट भी कम है, तो ये क्या शो करता है, देयर इज अ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। और अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है तो कौन सी ड्रग हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओके। तो इस ड्रग को देने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को एडमिनिस्टर करना बंद करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीशियम को स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम इसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करेंगे, एडमिनिस्टर। और ये 10% कॉन्सेंट्रेशन के साथ में 10 ml के वायल में अवेलेबल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। और इसे हम कैसे इन्फ्यूज करेंगे, इंट्रावीनसली, ओके। सो दिस द एंटीडोट। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या कर रहा था, कैल्शियम इन्फ्लक्स को रोक रहा था, कैल्शियम की एंट्री को रोक रहा था, वेरएज यहाँ पे क्या करेगा, उन साइड से कॉम्पीट करेगा और कैल्शियम की एंट्री को अलाउ करेगा, सेल के अंदर कैल्शियम को मूव करने देगा, ओके। सो दिस द एंटीडोट। और ये मैग्नीशियम के एक्शंस को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ओके। सो अगर हमें मिल रहा है कि देयर इज ए मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है इन सारे सिम्टम्स को देख के, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम को सबसे पहले स्टॉप करेंगे और उसके बाद क्या एडमिनिस्टर करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, राइट। नाउ व्हाट विल बी द मोड ऑफ डिलीवरी। सो डिलीवरी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फीटल की कंडीशन को भी असेस करना है, बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में देयर इज ऑल्ट्रेशन इन द बेस लाइन ऑफ वेरिएबिलिटीज, ओके। सो बेस लाइन जो फीटल हार्ट रेट है उसमें भी चेंजेस होते हैं इस मैग्नीशियम सल्फेट की यूज है, बट इसे हम कंसिडर करते हैं बिकॉज वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि हम कन्वर्जन को स्टॉप करना चाहते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम वीक ऑफ जेस्टेशन देखेंगे, फीटल का स्टेटस देखेंगे, राइट, वुमेन की कंडीशन देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले अगर वुमेन कन्वर्जिव हो रही है, कन्वर्जेंस हो रहे हैं उसमें, तो सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वुमेन को साइड लाइन पोजिशन, लेफ्ट लैटरल पोजिशन या फिर लैटरल रिकमेंड पोजिशन और डिक्यूबिटस पोजिशन हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी सिक्रीशंस उसके माउथ के अंदर है वो क्या हो सके, इजिली ड्रूल आउट हो सके, बाहर निकल सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देयर विल बी एस्पिरेशन निमोनिया, ओके, और दैट में लीड इनटू द पल्मोनरी एडिमा एज वेल। सो ये कॉम्प्लिकेशंस हम फर्दर नहीं चाहेंगे, इसलिए वुमेन को पोजीशन देंगे, ओके, एंड सिक्रीशंस को बाहर आने देंगे। एंड सपोज सिक्रीशन जब बाहर आ रहे हैं तो उसके साथ में हम एक एयरवे को भी माउथ के अंदर प्लेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ग्यूडल एयरवे। ग्यूडल एयरवे को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज इसकी जो बनावट होती है ये इस तरीके से होती है कि टंग को भी डिप्रेस कर देती है, जिससे टंग बाइटिंग को हम रोक सकते हैं, जो कि कन्वर्जन के अंदर होता है यूजुअली। और उसी के साथ में इस ग्यूडल एयरवे के अंदर जो होलो स्पेस होता है,
खाली स्पेस जो होता है उसके ज़रिए एयर भी इजीली एंटर कर सकती है, जिसके कारण जो वुमेन की ब्रीदिंग है वो एस्टैब्लिश हो सकती है, ब्रीदिंग स्टॉप नहीं होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली जो हमें करना है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन रखना है, एज वेल एज एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग और प्रोसीडिंग टूवर्ड द मोड ऑफ डिलीवरी, जो कि अल्टीमेट और डेफिनेट ट्रीटमेंट है, बट उस ट्रीटमेंट में जाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, वुमेन को स्टेबलाइज करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंटली उसके जो वाइटल्स है उसे हमें मॉनिटर करना है, राइट। तो सबसे पहले वुमेन को स्टेबलाइज करेंगे, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, ओके, लाइक पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, वुमेन को कैथेटराइज करेंगे टू रूल आउट दी प्रोटीन यूरिया कितना लॉस हो रहा है, ओके। एंड उसी के साथ में आप क्या करेंगे, फीटस की स्टेटस को भी देखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन के साथ में बिकॉज मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग तो देर इज अ हाइपोक्सीमिया, जिसके कारण क्या हो सकता है, प्लासेंटा सेपरेशन भी हो सकता है, देर में भी चांस। और जब ब्लड सर्कुलेशन कम है तो उसी के साथ में फीटस के अंदर भी क्या दिखाई देगा, देर इज अ डिक्रीज इन फीटल हार्ट रेट, राइट, बट दैट कैन बी नॉर्मल वंस द कन्वर्जेंस ओवर, ओके। सो फीटस की कंडीशन को भी हम मॉनिटर करेंगे एंड वीक ऑफ जेस्टेशन को भी हमें असेस करना है। एंड जैसे ही वुमेन स्टेबलाइज हो जाती है आफ्टर कन्वर्जन और वीक ऑफ जेस्टेशन को जब हम मॉनिटर करेंगे, तो सपोज इफ द वीक ऑफ जेस्टेशन इज मोर देन 37, अगर वीक ऑफ जेस्टेशन 37 से ज़्यादा है तो वी नीड नॉट टू वेट मोर, ओके, हमें आगे और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वुमेन लेबर के अंदर है तो वी कैन गो विद दी वेजाइनल डिलीवरी, ओके, वेजाइनल डिलीवरी के साथ में हम इस डिलीवरी को कंप्लीट कर सकते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो अगर लेबर के अंदर है, 37 वीक से ज़्यादा है, तो वी कैन गो विद दी वेजाइनल डिलीवरी, और इवन हम फोर्सेप और वेंटूस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम क्विकली इस डिलीवरी को कंप्लीट कर सकें, राइट। बट अगर मोर देन 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से ज़्यादा है, यानी लंग्स भी यहाँ पे इनफ मैच्योर हैं, ओके, सो सर्विक्स यहाँ पे राइट नहीं है, ओके, सर्विक्स इज नॉट फेवरेबल, तो नहीं है फेवरेबल, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। सो वी कैन यूज ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स, एज वेल एज हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल्स, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल्स हम यूज़ कर सकते हैं, पेसरीज यूज़ कर सकते हैं टू मेक द सर्विक्स राइप। और सर्विक्स को फेवरेबल बनाने के बाद में हम मेम्ब्रेन्स को सर्जिकली रप्चर कर सकते हैं और इजीली ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स भी साइमल्टेनियसली इन्फ्यूज़ करने के बाद मेम्ब्रेन्स को रप्चर करते हुए फीटस को डिलीवर कर सकते हैं, ओके। सो अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर 34 वीक्स हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक ऑफ जेस्टेशन लेस देन 34 वीक है, यानी लंग्स यहाँ पे मैच्योर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल कंडीशन है तो वी कैन वेट, वी कैन एडमिनिस्टर स्टीरॉइड्स ताकि लंग्स मैच्योर हो सके, एंड देन वी कैन एंड दिस डिलीवरी, ओके। बट अगर वुमेन कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, लेस देन 34 वीक्स है और कंटिन्यूस सीजर्स हो रहे हैं, कन्वर्जेंस रिपीटेडली हो रहे हैं, तो किसी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के जरिए हम नहीं चाहेंगे, वी नीड नॉट टू वेट फर्दर, वी जस्ट गो विद दी सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज हमें यहाँ पे कंप्लीटली क्या करना है, इस डिलीवरी को कंप्लीट करना है, वी नीड टू फास्ट एज सून एज पॉसिबल, ओके। सो क्या ऑप्शन रहेगा, लास्ट इज दी सिजेरियन सेक्शन, बट सिजेरियन सेक्शन इज नॉट द डायरेक्ट इंडिकेशन फॉर द एक्लेम्पशिया, ओके। सो डायरेक्टली मीन्स अगर वुमेन को एक्लेम्पशिया है तो सिजेरियन सेक्शन ही करना है, दिस इज नॉट लाइक दैट, ओके। So if the favorable cervix is there, week of gestation are more than that, women's condition is stable, then we can go with the normal vaginal delivery, okay, or we can induce if cervix is not ripe, right? But जैसे ही women deliver हो जाती है, हमें सारी चीज़ों को नॉर्मल तरीके से नहीं सोचना है, whereas हमें कीप ऑन वॉचिंग, हमें लगातार वुमेन को मॉनिटर करना है, बिकॉज द वुमेन में हैव फर्दर कॉम्प्लिकेशन, राइट। बिकॉज वुमेन के अंदर जो ये एडिमा था एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दिस हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ये एडिमा ऐसे ही नहीं डिसअपियर हो जाएगा, ओके। सो आफ्टर द डिलीवरी वुमेन के अंदर पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज ये सारा फ्लूइड ओवरलोड क्या कर सकता है,
ये सर्कुलेटरी ओवरलोड को बढ़ा सकता है एंड दैट में लीड इनटू द पल्मोनरी एडिमा। सो हमें लगातार वुमेन को मॉनिटर करना है इवन दो आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम एक्लेम्पशिया को मैनेज कर सकते हैं, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस और उसकी टॉक्सिसिटीज क्या हो सकती हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड व्हाट विल बी द मोड ऑफ डिलीवरी। थैंक यू।